प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेस में। संविधान की क्लास चल रही है। मैं पहले ही बता दूं, मैं संविधान को 2 पार्ट में बांट के पढ़ाता हूं और ये चाहता हूं कि आप भी 2 पार्ट में बांट करके ही संविधान को पढ़िए। पहला अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 क तक, ये एक पार्ट जो है ये अमूमन भारत के नागरिकों के लिए ज़्यादा काम में आता है। इसके बाद अनुच्छेद 52 से लेके 395 तक पढ़िए। वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अपने है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी संस्थाएं ऐसी संवैधानिक, उनके बारे में उसकी चर्चा की गई है। तो हमेशा संविधान को 2 पार्ट में ही देखिए। तो 2 पार्ट में जब आप देखेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि संविधान को समझने के लिए 2 दृष्टिकोण चाहिए। एक अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 क तक का दृष्टिकोण और एक अनुच्छेद 52 से लेकर के 395 तक का दृष्टिकोण। ठीक है, तो उसी क्रम में जो हमारा पहला पार्ट है यानी अनुच्छेद 51 क तक, उसके तहत हम लोगों ने इसके तहत हम लोगों ने संविधान में अब तक पढ़ लिया है राज्य के नीति के निदेशक तत्वों तक। अब राज्य के नीति के निदेशक तत्व तो हम पढ़ चुके। राज्य के नीति के निदेशक तत्व थे क्या? तो वो राज्य के कर्तव्य थे। तो आगे चल के ऐसा महसूस किया गया कि राज्य के कर्तव्य तो निर्धारित हो गए नीति के निदेशक तत्वों में, तो भारत का नागरिक होने के नाते नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो इन्हीं कर्तव्यों की व्यवस्था बाद में, यानी कि संविधान बनने के काफ़ी बाद, इन्हीं कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। संविधान में एक नया उप अनुच्छेद 51 क और एक नया उपभाग 4 क जोड़ करके, इन सब की चर्चा ये 11 मूल कर्तव्य पढ़ने के बाद मैं करूँगा। ठीक है, पहले तो ये समझ में आ गया कि मूल कर्तव्य भाग 4 का, ठीक है, मूल कर्तव्य, और अंग्रेजी में कह लें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अनुच्छेद 51 का। इतना तो याद होना चाहिए हर हालत में, यहाँ से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? 4 का। मूल कर्तव्य की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 का। और कभी कभी, अब जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, पेपर बनाने वाले हिंदी वर्जन की जगह पर लिपि देवनागरी ही रहेगी, लेकिन भाषा वो रख देंगे अंग्रेजी, यानी हिंदी में लिख देंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से इसको ध्यान में रख करके चलना होगा। ये हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो के लास्ट में कि हम भारत के संविधान में ये मूल कर्तव्य आए कहाँ से, किस समिति की अनुशंसा पर आए, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। बाकी अन्य कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक काफ़ी लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करने से हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ता है, जिससे कि वो आपके पास और अच्छी वीडियो लेके आ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और इन मूल कर्तव्यों की संख्या अभी अगर देखी जाए तो अभी है 11। ठीक है, हाँ, ये मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। 51 का कहता क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, ठीक, इतना कहने के बाद पूरा 51 का अनुच्छेद 11 भागों में बढ़ जाता है। अब यहाँ एक समस्या है अपने सामने, या तो हम रोमन अंकों में बांट दें, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछते समय वो थोड़ी सी चालाकी दिखाते हैं और फिर दोबारा इसको क ख ग करके पूछ लेते हैं, क ख ग इस तरीके से। और चालाकी दिखाएंगे ना तो क की जगह वहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, यहाँ बी भी लिख सकते हैं, यहाँ सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ये 11 तक जा रहा है तो यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट। ठीक है, ABCD के फॉर्मेट में आ रहा है तो ABCDEF GHIJ K, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से। तो पहला मूल कर्तव्य अपना है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो सामान्य सी बात है, किसी भी देश का नागरिक होने के नाते हमें इतनी चीज़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, अपने संविधान का पालन करना चाहिए, उस संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं उन आदर्शों को अपनाना चाहिए, जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ संस्थाओं का मतलब संसद से और राज्य के संदर्भ में अगर देखें तो विधानमंडल से। संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक, दूसरा जो अपना मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन जिन आदर्शों का पालन किया या जिन जिन आदर्शों से उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, उन आदर्शों को हमें अपने हृदय में बना करके रखना चाहिए, हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूड़े बनाए रखें। हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूड़े का मतलब कि कोई उसे नष्ट ना कर सके। ठीक है। 4 नंबर पे देखिए, चौथा मूल कर्तव्य अपना है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देश की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य है और अगर कभी जरूरत पड़े और ऐसा बुलाया जाए कि ठीक जरूरत है आपको देश की, तो उस समय आप पीछे न हटें, ये अपना कर्तव्य है। जब भी राष्ट्र की सेवा की बारी आए तो सबसे आगे हम खड़े हों। 5वां मूल कर्तव्य अपना है, भारत के सभी लोगों में समरसता। समरसता का मतलब आपसी भाईचारा, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। यहाँ समरसता जैसे मैंने भाईचारा बोला तो भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा, समरसता का मतलब कि एक दूसरे के बीच जो प्रेम भाव होगा उसके लिए ये शब्द यूज करेंगे। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। समझ में आया? तो ये एक ऐसा मूल कर्तव्य है ना, अगर इतना भारत के सभी लोगों में जो समरसता है, समान भ्रातृत्व की भावना है, जो ऐसे भाईचारे की भावना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, अगर ऐसी व्यवस्था भारत में लागू की जाए ना, तो भारत को अमेरिका जैसे देशों की बराबरी करने में मुश्किल से 5 साल लगेंगे। विडंबना ये है कि ये मूल कर्तव्य होते हुए भी आज देश धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग इन सारे आधारों पर बटा हुआ है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है पढ़े लिखे होने के नाते कि हम लोगों को जागरूक करें और ये बताएं कि देश सर्वोपरि है। ठीक है। प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसी में ये जोड़ दिया गया कि ऐसी जितनी भी प्रथाएं हैं जिससे स्त्रियों का सम्मान या स्त्रियों का मान मर्दन होता हो, ऐसी सारी प्रथाओं का हमें विरोध कर देना चाहिए। जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इन प्रथाओं को यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अपना छठा जो मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं हैं और जो संस्कृति है, इनका हमें परिरक्षण करना चाहिए, इन्हें बना के रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम अपनी संस्कृति छोड़ दें और बाहरी संस्कृति अपना लें। ठीक है। 7वां मूल कर्तव्य अपना है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी हमें करनी होगी रक्षा। और इस प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन शामिल है? वन शामिल है, झील शामिल है, नदी शामिल है और वन्य जीव शामिल हैं। उनकी हमें रक्षा करनी है और उनकी जनसंख्या में हमें वृद्धि भी करनी है। यानी कि जैसे पेड़ लगाइए, ठीक है, एक पेड़ काटिए तो 10 पेड़ लगाइए, नदियों के जल को स्वच्छ रखिए, अपने आसपास के तालाब, पोखरे, जो भी जल के ऐसे स्रोत हैं उनको स्वच्छ रखने का कर्तव्य है भारत के नागरिकों का। नीचे जुड़ा तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है। यहाँ प्राणी मात्र का बहुत व्यापक शब्द हो जाता है और प्राणी मात्र का मतलब कि हर प्राणी के प्रति हमें अपना प्रेम रखना चाहिए। 8वां मूल कर्तव्य अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। तो हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो अपने भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के आए। मानववाद का मतलब कि मानव इंसान के बीच कोई भेदभाव न समझे, सारे इंसान बराबर हैं, तभी वो जाके है मानववाद। और ज्ञानार्जन, शिक्षा तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश है इसमें जो है बढ़ोतरी होते रहे, इसमें कमी ना आने पाए। ऐसा न हो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात हो रही है, जहाँ सारे देश आगे की तरफ सोचें हम पीछे की तरफ सोचने लगे। ठीक है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब कि आज अगर एक खोज कोई अन्य देश कर रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उससे आगे बढ़ करके कोई खोज करें। यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9वें मूल कर्तव्य पे देखें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यहाँ नागरिकों का कर्तव्य बताया गया कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति हैं, यानी कि सरकारी संपत्ति, जैसे क्या होता है, जैसे कोई ऐसी घटना हुई जो हमें अच्छी नहीं लगी तो लोग क्या करते हैं, सड़कों पे उतर आए, सबसे पहले सरकारी बस तोड़ दिया, सरकारी कोई जीप जा रही है उसको तोड़ दिया। ट्रेन, अभी हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी घटी प्रयागराज में,
बिहार में पटना जंक्शन, इन सब जगहों पर जहाँ परीक्षार्थियों ने कुछ ट्रेनों में तोड़फोड़ की, तो ये किसके अंतर्गत आया? सार्वजनिक संपत्ति। ये कर्तव्य हमारा कि हम इसे नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि हमारे ही धन से खरीदी गई हैं। जो टैक्स हम चुकाते हैं उसी टैक्स से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए सार्वजनिक संपत्ति है। और हमारा कर्तव्य क्या है? इन सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यानी किसी भी हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त ना रहें। 10वां हमारा मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो सीधी सी बात है कि चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, हमें जो है बराबर प्रयत्न करना होगा आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ये हमारा कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य, इस पर विशेष ध्यान रखना है, वो ये इसलिए कि जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10, लेकिन अब कितनी हो गई? 11। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा, ठीक है, धारा 4 द्वारा इसको जोड़ा गया 11वें मूल कर्तव्य को। ठीक, तो है क्या ये? यदि माता पिता या संरक्षक हैं, यानी कि अगर आप माता पिता हैं या किसी बच्चे की, कोई बच्चा आपकी संरक्षा में रह रहा है, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थितिक बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। यानी जिन बालकों की उम्र 6 से 14 वर्ष है, अगर हम माता पिता हैं या किसी बच्चे का हम पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये 11 मूल कर्तव्य इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आजकल के इस समय हमें ये देखना है कि पेपर कैसे बन रहे हैं। तो पेपर आजकल के अभी पीसीएस के पेपर में 2023 उत्तर प्रदेश का पीसीएस या किसी पीसीएस के पेपर में, इतना तो नहीं याद आ रहा है, एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया था 51 का से, और इसमें से 4 उठा करके उन्होंने डाल दिया और बगल में मिलाना था कि 51 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो लाइन से हमें याद होना चाहिए कि 11 में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको आप अपने कॉपी पे लिख के रखिए और लाइन से इसको पढ़ते रहिए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आइए मूल कर्तव्य के उन पॉइंट्स पर जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये बनता है कि मूल अधिकार किस देश से प्रभावित है। पीछे भी हम लोगों ने देखा था जब संविधान के स्रोत देखे थे, और यहाँ भी, तो रूस के संविधान से ये मूल कर्तव्य प्रभावित है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे लोग बार बार गलत करते आते हैं, और ये 3 चीज़ समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या। मैंने शुरुआत में ही बताया था, किसी भी अनुच्छेद के आगे या किसी भी भाग के आगे अगर क ख ग ऐसा शब्द जुड़ गया, इसका मतलब कि मूल संविधान में वो नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया। तो वैसे यहाँ जुड़ गया, अब भाग 4 का जुड़ गया अनुच्छेद 51 का, यानी कि मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? मूल कर्तव्यों की संख्या 0, यानी जो अपना मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या। मूलतः का मतलब कि जब इनको जोड़ा गया। ठीक है, तो जब इनको जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10, और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। ठीक, जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 11 मूल कर्तव्य, और 11वें में हमने क्या लिखा था कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया, यही पढ़ा था ना। यानी कि जब मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या पूछेगा, यानी कि जब इनको जोड़ा गया, ठीक है, तब इनकी संख्या थी 10, और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। और मूल संविधान में, और मैं बार बार बता रहा हूं कि जैसे ही ये शब्द आए मूल संविधान, हमें एक ही डेट याद रखनी है, 29 नवंबर 1949। ठीक है, 29 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया, वही डेट हमारी है मूल संविधान की। ठीक है, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या नहीं थी या मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, संख्या 0। मूलतः जब इनको जोड़ा गया तो संख्या हुई 10, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11। ठीक, अब आगे ये देखना है कि मूल कर्तव्य जुड़े कैसे। ठीक है, तो सिफारिश करने वाली समिति, किस समिति की सिफारिश पर इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये बनता है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 की धारा 11 द्वारा, ठीक। तो जो 42वां संविधान संशोधन था ना, अपने में बहुत व्यापक संविधान संशोधन था। इतना बड़ा संविधान संशोधन आज तक या अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी संज्ञा प्रदान की गई है। अब ये ध्यान रख लेना है कि सरदार स्वर्ण सिंह जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये उस समय विदेश मंत्री थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, विदेश मंत्री थे, और उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये भी ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और सरदार सिंह स्वर्ण समिति जो बनाई गई थी ना, इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी। 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी सरदार स्वर्ण सिंह ने, लेकिन जुड़े कितने? 10। समिति का काम है सिफारिश करना, बाकी संसद देखेगी कितने जोड़ना है कितने नहीं जोड़ना है। तो अभी अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी इन्होंने, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आजकल यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए ध्यान देना होगा। जो पेपर बना रहे हैं उनको चाहिए नए क्वेश्चन, तो नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे? अब वो रिपीट तो करेंगे नहीं बार बार, तो इन्हीं में से कुछ चीज़ें वो निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य जोड़े गए, सिफारिश करने वाली समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति नाम है इनका, सरदार स्वर्ण सिंह। ये उस समय क्या थे? विदेश मंत्री थे। किसकी सरकार थी या कौन प्रधानमंत्री था? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो अपनी सिफारिश की, उसके तहत इन्होंने कहा कि 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, लेकिन जुड़े कितने? 10, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 द्वारा इनको जो है जोड़ा गया, ठीक है। तो अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पूछ लेता 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा, या इसको हटा दीजिए, ठीक है। सिर्फ इतना रखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इनमें से कौन सा भाग जोड़ा गया, ठीक। तो वहां देखना होगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर 4 का दिया हुआ तो 4 का, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अगर 51 का दिया है तो 51 का, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत कई अनुच्छेद जोड़े गए। पीछे भी हमने देखा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कई अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। तो वो भी बस ध्यान में रखना है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसा बने, ठीक है। अब मूलतः तो 10 थी, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जो 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो माता पिता होंगे या जो अभिभावक होंगे, उनका ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को यथास्थिति, जैसे उनकी परिस्थिति है उस हिसाब से उनको शिक्षा प्राप्त कराएंगे, ऐसा उनका कर्तव्य होगा। 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है कि जो 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, और एक पीछे भी ले चलता हूँ कि इसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यहाँ कर्तव्य जोड़ दिया गया और वहाँ मूल अधिकार जोड़ दिया गया, यानी अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया, जिसके तहत राज्य का ये हर नागरिक का ये मूल अधिकार बना दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराना ये, या उनको शिक्षा पाना, ये उनका मूल कर्तव्य होगा, ठीक है। तो दोनों इसी संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इतना समझ में आ गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए किया गया संविधान संशोधन। कौन सी समिति? इस समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, ठीक। अभी ध्यान दे लेना है कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा इसी के साथ साथ। थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। एक चीजें और मैं इसके साथ जोड़ दूं कि जैसा कि हमने देखा मूल अधिकार, तो अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम पहुंच जाते हैं कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय।
और वहाँ से रिट जारी हो जाती है और 5 रिट जारी करने का इनको अधिकार है। उन 5 रिट के तहत हमारे मूल अधिकार हमको दिला दिए जाते हैं। वहीं जब हमने राज्य के नीति के निदेशक तत्व पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व अगर राज्य ऐसा कर्तव्य नहीं कर रहा है तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात हम उस पर मुकदमा दायर नहीं कर सकते। वो राज्य का कर्तव्य है, राज्य करे या न करे। वैसे यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में भी इनकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो क्या हम कोर्ट चले जाएं या जा सकते हैं या नहीं, या कोर्ट द्वारा इसको प्रवर्तित कराया जा सकता है या नहीं। यही सीधा सा क्वेश्चन बनेगा। प्रवर्तित का मतलब कि हम कोर्ट गए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं, वो अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य, अगर कोई भी व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय नहीं जा सकते और इसी को हम क्या कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायिक। ठीक, तो मूल कर्तव्यों की प्रकृति गैर न्यायिक, इतना समझ में आ गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा ये ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्यों से संबंधित अगर आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे संबंधित दंड की व्यवस्था भी नहीं है आईपीसी के तहत। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वहाँ वो दंडनीय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, अगर ऐसा आप करते हैं तो वो दंडनीय हो जाएगा आईपीसी के तहत। राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं तो दंडनीय हो जाएगा संविधान के तहत भी, आईपीसी के तहत भी। राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तब भी आईपीसी के तहत दंडनीय हो जाएगा और संविधान के तहत भी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। वाद योग्य भले ना हो, लेकिन कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो बाध्य भी हैं। ठीक है, आगे ये ध्यान रखना है कि एक नागरिक होने के नाते, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, तो एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि जो हमको ये मूल कर्तव्य दिए गए हैं हमें इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मूल कर्तव्य में थी। इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो मूल कर्तव्य से आने वाला कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, बस समझ के पढ़ना है। जैसा अभी सेकंड पार्ट में मैंने जैसे समझा के बताया ना आपको, वैसे ही इन चीज़ों को ध्यान में अगर आपने रखा तो समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी अपने चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक ला सकें और आपका ज्ञानार्जन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।